हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे दोस्तों उत्तराखंड जीके स्पेशल फैक्ट क्लास पार्ट 25। और इस क्लास के अंतर्गत आज इतना महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे दोस्तों, जहां से हर एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। भले आप लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हो या यूके ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अच्छे से इस टॉपिक को आपने देखना है, समझना है। बाकी देखिए, एप्लीकेशन स्टोर पे आगामी परीक्षाओं के लिए सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी चल रही है और साथ ही यूके ट्रिपल एससी के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट भी आपके अवेलेबल है। दोनों ही टेस्ट सीरीज आपकी बाइलिंगुअल है और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज इनरोल कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और जो हमारी यूट्यूब पर टेस्ट सीरीज आती है उसको जल्दी ही कंटिन्यू करेंगे। टेस्ट सीरीज बनाने का काम चल रहा है उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस वाली। ठीक है, अभी फिलहाल जो आपको टॉपिक दिए जाते हैं स्पेशल फैक्ट क्लासेस और रिवीजन क्लासेस महाकुंभ, उनको आप अवश्य देखिएगा। तो चलिए, आज का जो टॉपिक रहेगा आपका यूके जी के स्पेशल फैक्ट क्लास में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट या एवरग्रीन टॉपिक है जहां से आयोग क्वेश्चन फ्रेम करता है। और टॉपिक का नाम है उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। कुली बेगार आंदोलन जो था उत्तराखंड में कब से शुरू हुआ था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, कुली बेगार क्या था, कुली बर्दायश क्या था, कुली उतार क्या था, हलक बेगार क्या था, इन सभी टर्म्स को आप समझेंगे। उसके अलावा उत्तराखंड के अलग अलग भूभागों में कुली बेगार जो आंदोलन था किस प्रकार से किसने लीड किया था, ये भी हम देखेंगे। और कैसे ये आंदोलन सफल रहा, सफलता के उपलक्ष्य में क्या क्या स्टेटमेंट इस आंदोलन के बारे में दी गई थी, इस सभी फैक्टों को आप अच्छे से समझेंगे। तो उत्तराखंड में जब कुली बेगार शब्द जो आता है ना, कुली बेगार, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इस शब्द की शुरुआत ही कहूं मैं, ये शुरुआत हुई थी आपके धर्म राज्य से। ठीक है, धर्म राज्य, फ्लैशबैक में जाते हैं। धर्म राज्य की अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर रहा हूं कत्यूरी शासन की। कत्यूरी शासन, कत्यूरी शासन से ही कुली बेगार जो प्रथा थी इसका आरंभ माना जाता है। हालांकि प्रारंभ में कुली बेगार प्रथा थी, लेकिन ब्रिटिशर्स जब इंडिया में या कुमाऊं क्षेत्र में प्रवेश करेंगे या उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे तो ब्रिटिशर्स ने इस प्रथा को कुप्रथा बना दिया। ठीक है, तो धर्म राज्य कत्यूरी शासन को कहा जाता है क्योंकि कत्यूरी शासक जो थे अपनी प्रजा को अपना परिवार समझते थे। प्रजा की जो भी पीड़ा होती थी, प्रजा की जो भी समस्याएं होती थी, उसका निराकरण करना ही राजा का प्रमुख कर्तव्य माना जाता था। यानी कि प्रजा सुखी है तो राजा भी सुखी है, इसीलिए कत्यूरी शासन को धर्म राज्य कहा जाता था। अब धर्म राज्य में देखिए, प्रजा भी तो, अगर मान लीजिए कोई भी शासक अपनी प्रजा के लिए डेडिकेटेड है तो भाई प्रजा भी तो खुश होती है ना, अपनी राजा के लिए वो भी कुछ भी कर सकती है। अगर आपने एक मूवी देखी है बाहुबली, तो जैसे ही देखिए आपने देखा होगा, जो आपका बाहुबली था जब उसको राज्य से निकाला ऑर्डर आता है, राज्य से जब उसको निकाल दिया जाता है राजमाता के द्वारा, तो पूरी प्रजा उसके साथ हो जाती है क्योंकि बाहुबली अपनी प्रजा के बारे में सोचता था, है ना। तो इसी प्रकार से कत्यूरी राजा अपनी प्रजा के बारे में सोचते थे। तो जो जनता थी, जनता ने भी राजा के लिए क्या किया, बेगार बेगार की जो प्रथा थी उसको शुरू कर दिया। कहने का मतलब, जब भी राजा शिकार पे जाता था या गांव के भ्रमण पे आता था या उसके साथ जो भी अधीनस्थ कर्मचारी आते थे, उनका फ्री में सामान ढोना, उनका फ्री में राशन खान पान की व्यवस्था कर देना, उनकी रहने की उचित व्यवस्था कर देना। राजा शिकार पे गया तो शिकार के साथ साथ गांव वालों का कुछ दल उनके साथ फ्री में चले जाता था। तो ये कत्यूरी शासन से ही बेगार प्रथा राजा के सम्मान में शुरू हो चुकी थी। चंद शासन काल में भी ये यथावत बनी रही, गढ़वाल क्षेत्र में भी ये बनी रही। ठीक है, तब तक सब कुछ ठीक रहा। गोरखा काल में ये प्रथा धीरे धीरे कुप्रथा की तरफ बढ़ने लगी और जैसे ब्रिटिशर्स आए इस धरती पे उत्तराखंड की, ब्रिटिशर्स ने इसको अपना राइट समझ लिया। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं ना, तो ब्रिटिशर्स ने अपना राइट समझते हुए इस प्रथा को कुप्रथा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यहीं से ये कुली बेगार जो आंदोलन है ये जन्म लेता है फिर उसके बाद। ठीक है, तो जैसे ही आपका ब्रिटिशर्स उत्तराखंड में आते हैं, आप सभी को पता है 1815 में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन होता है और पहला कमिश्नर आता है एडवर्ड गार्डनर। हालांकि 5-6 महीने यहाँ पे बैठता है, उसके बाद ये नेपाल चले जाता है काठमांडू दरबार में। उसके बाद जो सेकंड कमिश्नर आता है विलियम ट्रेल। हालांकि विलियम ट्रेल ने इस प्रथा का हल निकालने के लिए प्रयास किया था, अभी हम आगे देखेंगे। वो एक खच्चर सेना बनाता है, जो खच्चर होते हैं ना बोझा ढोने के लिए, घोड़े से छोटा होता है जो खच्चर होता है, गधे खच्चर होते हैं, तो उसकी एक यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बनाई इसने खच्चरों की। ठीक है, या सेना बनाई, तो म्यूल आर्मी उसको कहा जाता है। म्यूल आर्मी बना के इसने सोचा कि इसका समाधान निकल जाएगा, लेकिन फिर भी समाधान नहीं निकला इसका। ठीक है, तो बहुत सी चीजें आगे घटित होंगी जो आप जानेंगे। अब उत्तराखंड में कुली बेगार आंदोलन जो है भाई,
1815 में ब्रिटिश कमिश्नरी स्थापित होने के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस कुली बेगार को अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया, जैसे कि कुली बेगार प्रथा, कुली बर्दाश्त प्रथा, कुली उतार प्रथा। उसके साथ अपनी डाक सेवा के लिए इन्होंने हलक बेगार को भी शुरू कर दिया। ठीक है, इन सभी को समझेंगे। अब जैसे 1916 में हमारे कुमाऊं परिषद का गठन होता है, तो कुमाऊं परिषद के गठन के पश्चात कुमाऊं परिषद के जो भी अधिवेशन होते हैं, उसमें जो चौथा अधिवेशन था 1920 वाला, फोर्थ अधिवेशन, उसमें ये बोला गया भैया जो ये कुप्रथा है अब इसको समाप्त करना ही होगा। और कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन के बाद नेक्स्ट ईयर जनवरी 1921 में बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर इस प्रथा का हमेशा के लिए अंत हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको इस टॉपिक में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सबसे पहले देखिए 4 टर्म है, इनको जान लीजिए। कुली बेगार क्या थी, कुली बर्दाश्त क्या थी, कुली उतार क्या थी और हलक बेगार क्या थी। कुली बेगार में क्या होता था, देखिए बेगार का मतलब होता है बिना पैसे के लेबरी, यानी कि कार्य करवाकर मजदूरी नहीं दी जाती थी इसमें। ठीक है, ब्रिटिशर्स कोई भी काम करवा लेते थे, ठीक है, कार्य करवाकर मजदूरी ना देना, मजदूरी ना देना। ठीक है, तो ये एक मेन पॉइंट था कि जैसे कोई भी काम होता था ब्रिटिशर्स का, मान लीजिए कोई डेवलपमेंट वर्क हो, मान लीजिए ब्रिटिशर्स के अपना कॉटेज बन रहा है, पर्सनल आपका उसका घर बन रहा है, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, वो अस्पताल बना रहे हैं, इंटर कॉलेज स्कूल बना रहे हैं, कोई भी उसमें आपका सार्वजनिक क्षेत्र का काम हो या निजी कार्य हो, उसमें आपका जो भी श्रमिक लगाए जाते थे ना, उनको मजदूरी नहीं दी जाती थी, और ये उनका एक कर्तव्य माना जाता था ब्रिटिश शासन के लिए। ठीक है, ये कहलाता था आपका कुली बेगार। और उसके साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी थे, वो सरकारी कर्मचारी गांव गांव में जब भी भ्रमण करते थे ना, तो उस गांव भ्रमण के समय गांव वालों से मुफ्त में अपना काम करवाते थे, तो ये कुली बेगार था। ऐसे अगली टर्म थी कुली बर्दाश्त। कुली बर्दाश्त में क्या होता था, जो भी गांव भ्रमण के समय सरकारी कर्मचारी या सरकारी अफसर आते थे, तो गांव दौरे के समय वो मुफ्त में क्या मांगते थे, वहां से लकड़ियां मांगते थे, लकड़ी का प्रबंध करो। इसके लकड़ी के अलावा देखिए दूध हो गया, ठीक है, घी उनको चाहिए था, किसी ने मुर्गा और बकरी पाली तो मुर्गा हो गया, बकरी हो गई। ठीक है, ये सभी चीजें वो मांग लेते थे। ये कुली बर्दाश्त थी, फ्री में मतलब चीजों की व्यवस्था करना, खाने पीने की चीजें और अन्य चीजें। तीसरी जो हमारी टर्म थी वो थी कुली उतार। कुली उतार यानी कि उतरकर नीचे आना। ठीक है, तो गांव से उतरकर लोग अंग्रेज अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों का बोझा लेने के सड़कों तक आते थे। अब मान लीजिए देखिए गांव ये पहाड़ी है, ठीक है, पहाड़ी में यहाँ पर भी गांव है, यहाँ पर भी गांव है, यहाँ पर भी गांव है, और पहाड़ी के तल में ये सड़क है या मान लीजिए रास्ता है। अंग्रेज अधिकारी जैसे इस गांव के नीचे पहुंचा, तो ये ऊपर के जो गांव वासी हैं ये नीचे आ जाएंगे इसका सामान लेने के लिए। ठीक है, और सामान को ये क्या करेंगे, अनलोड करेंगे। इसी को कहा जाता था कुली उतार। इसका भी कोई पैसा नहीं दिया जाता था। कुमाऊं में जो भी भूमि का स्वामी होता था ना, उसको कुली का कार्य अनिवार्य रूप से करना होता था। अगर मान लीजिए कोई बोझा नहीं ढोएगा या कुली बेगार की प्रथा नहीं करेगा, तो उसको 1 रुपए से लेकर, उसमें 1 रुपए से लेकर 15 रुपए तक जुर्माना ठोका जाता था। अब उसमें लगा लीजिए कितना बड़ा ये अमाउंट था, 1 रुपए की वैल्यू आप समझ जाइए उसमें कितनी ज्यादा थी। ठीक है, तो ये कुली उतार था। और लास्ट जो इसमें टर्म है वो है हलक बेगार। हलक मतलब हलक, एक हरकारा होता था ना, हरकारा, जो डाक को इधर से उधर पहुंचाता था गांव में। तो ब्रिटिश काल में जो डाक को इस गांव से उस गांव तक ले जाता था, या इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाता था, डाक सेवा को। डाक होती है, मान लीजिए मैंने चिट्ठी यहाँ पर पब्लिश की, कोई गांव है उत्तराखंड का, ठीक है, अल्मोड़ा से चिट्ठी जानी है नैनीताल, तो यहाँ से चिट्ठी ले जाने का काम भी तो कोई करेगा, ट्रांसपोर्ट तो उसमें थी नहीं, डाक की गाड़ी थी नहीं, तो ये हरकारा काम करता था। तो ये जो हरकारा होता था ये भी स्थानीय आदमी होता था, जिसको बिना तनख्वाह के ये काम करना पड़ता था, और हर गांव वाले की ड्यूटी लगती थी इसमें। ठीक है, इसको हलक बेगार बोला गया। हालांकि ये हलक बेगार 1891 में समाप्त कर दी ब्रिटिशर्स ने, ये 1891 में समाप्त हो गई, और इसके बाद इनको सैलरी दी जाने लगी। हलकारा जो होता था फिर इसको सैलरी मिलती थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सैलरी भी इसलिए दी क्योंकि देखिए इस काम में थोड़ा रिस्क था। उसमें हो सकता था कि अल्मोड़ा कुमाऊं कमिश्नरी की डाक है या गढ़वाल कमिश्नरी से कोई डाक आ रही है, और गांव वाला अगर मान लीजिए बिदक गया, उसका दिमाग फिर गया, तो हो सकता है डाक का पूरा झोला ही उसने जला दिया। अब उसमें महत्वपूर्ण दस्तावेज भी हो सकते हैं, तो इस डर से कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने ये काम किया कि भैया डाक सेवा के लिए जो हलक बेगार हम ले रहे हैं उसको तो खत्म करो, और जो हरकारी का काम करता है, पोस्टमैन टाइप का जो काम करता है, इस बंदे को आप सैलरी दो, नहीं तो रिस्क हो सकता है किसी दिन हमारे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का भी समापन हो सकता है। ठीक है, तो ये चीजें दिमाग में उनके आ रही थी, तो उन्होंने यहाँ पे दिमाग लगाया। बाकी चीजों के लिए कोई ऑप्शन था नहीं। गांव के जो लोग होते थे उनको बारी बारी से ये सभी प्रथाओं को मजबूरन स्वीकार करना पड़ता था, और फाइनली लोगों का गुस्सा चरम पे आया धीरे धीरे, और 1921 में
ये जो कुप्रथा थी वो समाप्त हो जाती है। अब इस कुली बेगार के विरोध में जो आंदोलन की पृष्ठभूमि है उसको हम थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसे शुरू होती है? सबसे पहले देखिए, कुली बेगार जो प्रथा थी, कुली बेगार में खच्चर सेना का गठन किया गया। खच्चर सेना यानी कि खच्चर जो होता है म्यूल, तो म्यूल आर्मी बनाई किसने? उसमें तत्कालीन कुमाऊं का कमिश्नर था विलियम ट्रेल। ट्रेल ने कुली बेगार का अस्थायी हल निकालने के लिए यानी कि टेम्पररी सॉल्यूशन निकालने के लिए 1822 में क्या किया? खच्चर सेना गठित करने का प्रयास किया था। हालांकि ये केवल एक प्रयास था, अटेम्प्ट था, जो कि बिल्कुल फेल हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए 1822 में ही आपका एक अधिकारी था ग्लिन, ऑफिसर ग्लिन जो था, या ग्लेन था, कई जगह पे ग्लेन दिया होगा, ग्लिन या ग्लेन। तो ऑफिसर ग्लेन ने उत्तराखंड की धरती में जो कुली प्रथा चल रही थी या कुली दुर्दशा चल रही थी उस पे एक सर्वे किया था 1822 में ही, ठीक है, ग्लेन ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब धीरे धीरे घटनाएं घटित होना शुरू हो जाती हैं। देखिए जो कुली बेगार था इसके विरोध में पहले कुमाऊं क्षेत्र की मैं बात करूं तो 1827 में काली कुमाऊं, ठीक है, काली कुमाऊं जो क्षेत्र है यानी कि वर्तमान चंपावत, 1827 में घटना हुई ट्रेल के टाइम पर कि काली कुमाऊं का एक जमींदार था, उसने सैनिक छावनी के लिए स्लेट्स लाने के लिए मना कर दिया। स्लेट्स मतलब जो पटाल होते थे, पटाल जो स्लेट्स पड़ते थे ना उसमें बिल्डिंग के ऊपर, आज भी देखते हैं उत्तराखंड के जो पर्वतीय घर होते हैं उसमें जो स्लेट पड़ते थे, तो स्लेट लाने के लिए स्थानीय जमींदार को कुली बेगार देने के लिए बोला गया। लेकिन काली कुमाऊं के इस जमींदार ने 1827 में इस ऑर्डर को रिफ्यूज कर दिया, बोला हम नहीं लाएंगे, जो करना है कर लो, ठीक है। इसके बाद देखिए 1830 का जब वर्ष आया तो लोहाघाट और 1830 में लोहाघाट, ठीक है, और 1832 में सोरघाटी यानी कि पिथौरागढ़ के लोगों ने, ठीक है। तो पिथौरागढ़ के लोगों ने यानी कि कुछ लोगों ने क्या किया? इसका विरोध किया और जितनी मांग की गई थी उसमें लेबरों की, वो मांग पूरी नहीं हुई। 1830 में लोहाघाट से पूरे लेबर नहीं गए काम पे और 32 में पिथौरागढ़ से भी पूरे लेबर नहीं गए काम पे, जितनी मांग उसमें आई थी, ठीक है। और 1840 के दशक में ही लोहाघाट के ग्रामीणों ने लोहाघाट की जो उसमें कैंटोनमेंट थी उसमें उत्पाद देना बंद कर दिया। यानी कि लोहाघाट का जो कैंटोनमेंट था वहां पर ग्रामीणों को निःशुल्क में सब्जी या जो भी राशन वगैरह होते थे ना, तो वो सप्लाई करने के लिए बोला जाता था। लेकिन 1840 में लोहाघाट के लोगों ने इस छावनी में कोई भी सामान देना बंद कर दिया, बोला हम नहीं देंगे फ्री फोकट का, हमारी मेहनत लगती है जमींदारी करने में और पशुपालन में भी, फ्री फोकट का तुम खाओगे। तो ये चीजें हो रही थी घटित उसमें, ठीक है। इसके बाद 1893 का एक कांग्रेस का अधिवेशन होता है, बहुत इंपोर्टेंट है, 1893 कांग्रेस का ये अधिवेशन लाहौर में हुआ था। उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये लाहौर अधिवेशन था 1893 का। इसमें बेगार प्रथा के विरुद्ध एक प्रस्ताव लाया गया, बेगार प्रथा के विरुद्ध, ठीक है। कांग्रेस वालों ने बेगार प्रथा के विरुद्ध एक प्रस्ताव इसमें जारी किया था, बोला कि ये खत्म होना चाहिए। इसके बाद देखिए आपका 1893 की घटना के 10 साल बाद कुमाऊं में एक घटना हो जाती है 1903। अल्मोड़ा का एक गांव था खत्याड़ी गांव, खत्याड़ी गांव के लोगों ने बोला हम कुली बेगार नहीं देंगे, जो करना है कर लो भाई, ना हम कुली बेगार देंगे, ना कुली बर्दाश्त देंगे, ना कुली उतार देंगे, तुम लोगों को जो करना है कर लो। ब्रिटिश शासन की अवमानना के लिए खत्याड़ी गांव के लोगों पर मुकदमा दायर हुआ। और लेकिन 1904 में 1904 में क्या हुआ था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट, ठीक है, यानी कि वर्तमान का प्रयागराज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये बोला कि जो कुली बेगार है ना ये अवैध है। कुली बेगार क्या है? अवैध है, इलीगल बोल दिया इसको, कुली बेगार को इलीगल बोला, ठीक है। हालांकि जो ग्रामीण थे 1903 में खत्याड़ी गांव के जो ग्रामीण थे इन पे जुर्माना तो लगाया गया था उसमें, ऐसा नहीं है कि जुर्माना नहीं लगाया, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये वहां पर वर्डिक्ट दिया कि जो आपका कुली बेगार आप करवा रहे हो ब्रिटिशर्स को, ये आपका अवैध है एक प्रकार से, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए कोई भी विधेयक या बिल पास नहीं किया था। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर हाईकोर्ट ने बोल भी दिया है, अवैध घोषित किया भी है, लेकिन फिर भी बंद नहीं किया इन्होंने। अब 1906 में क्या होता है, पंडित हरिराम पांडे जी थे हमारे कुमाऊं क्षेत्र के और बद्रीदत्त जोशी जी थे, ठीक है। तो 1906 में सबसे पहले कुमाऊं क्षेत्र में दो लोगों ने, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, हरिराम पांडे जी और दूसरा नाम था हमारे, क्या दूसरा नाम मैंने आपको बताया, बीडी जोशी, ठीक है। हरिराम पांडे जी और बीडी जोशी जी ने सबसे पहले प्रयास किया 1906 में कि अब इस कुप्रथा के खिलाफ हम क्या करेंगे, आंदोलन शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये कुमाऊं क्षेत्र में आप धीरे धीरे यहाँ पे आंदोलन पनपने लगा था 1906। इसके 10 साल बाद आपको पता है 1916 में एक संगठन स्थापित हो जाएगा, कुमाऊं संघ या कुमाऊं परिषद। तो कुमाऊं परिषद के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उसमें जुड़े हुए थे, साथ ही अन्य लोगों के द्वारा भी चौथे अधिवेशन में फिर प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है, उसको हम आगे देखेंगे। वहीं गढ़वाल क्षेत्र में इस कुली बेगार प्रथा के लिए क्या हो रहा था वो भी हम देख लेते हैं। तो गढ़वाल में भी देखिए इसके लिए आवाजें उठ रही थी
और 1907 में उसमें पौड़ी के एक तहसीलदार थे। 1907 में तहसीलदार थे कौन? तहसीलदार थे पौड़ी के जोध सिंह नेगी। जोध सिंह नेगी, ठीक है। तो जोध सिंह नेगी जो थे उन्होंने कुली बेगार को देखा और बोला कि यार इस कुप्रथा से गांव वालों को बहुत आफत आ रही है। मान लीजिए किसी दिन क्या होता था, अब किसी गांव वाले का कोई अर्जेंट काम है किसी दिन, या एक सपोज कीजिए कि गांव वाले का कोई अपना परिचित आदमी स्वर्ग सिधार गया, तो यार वो उसको लकड़ी देने के लिए घाट पे जाएगा या कुली बेगार प्रथा देने जाएगा। किसी भी प्रकार की अवमानना यहाँ पे स्वीकार नहीं थी, किसी भी प्रकार का एक्सक्यूज स्वीकार नहीं था यहाँ पे, ठीक है। किसी के घर में कोई मर भी रहा है तो उसको घाट न जाके कुली बेगार की अगर उसकी बारी है उस दिन तो वहां जाना पड़ेगा। तो इतना ज्यादती उसमें हमारे लोगों के साथ हो रही थी, ठीक है। तो 1907 में सबसे पहले पौड़ी का तहसीलदार जोध सिंह नेगी जी ने क्या किया, बिना बेगार के व्यवहारिक भ्रमण किया, ठीक है। और 1907 में ही अल्मोड़ा अखबार ने कुली उतार फंड की स्थापना का प्रस्ताव भी दिया था। 1907 में देखिए अल्मोड़ा अखबार से आइडिया आया। अल्मोड़ा अखबार ने क्या दिया, अल्मोड़ा अखबार ने एक फंड स्थापित करने की सुझाव दिया कि एक फंड बनाया जाए कुली उतार के लिए, और इस फंड में सभी लोग पैसे जमा करेंगे, और इस फंड के पैसों से अगर ग्रामीण लेबरी करने नहीं जाना चाहता तो इसकी जगह पे जो हमारे वास्तविक तौर पे लेबरी करते थे उनको पैसे देकर भेजा जाएगा। तो इसके लिए फंड की आवश्यकता होगी, यानी कि दैनिक दिहाड़ी जो मजदूर है उसको हायर करके ग्रामीण लोगों की जगह भेजा जाएगा, जिसके लिए फंडिंग से क्या होगा, हम उसको दिहाड़ी दे देंगे। तो अल्मोड़ा अखबार ने ये एक सुझाव दिया था 1907 में, और इसी सुझाव पर अमल करके 1908 में कुली एजेंसी का गठन होता है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। 1908 में क्या हुआ था, कुली एजेंसी का गठन हुआ, और ये किसने किया था, तहसीलदार जोध सिंह नेगी जी ने। जोध सिंह नेगी जी तहसीलदार थे, इन्होंने ही कुली एजेंसी का गठन किया था, ठीक है। और कुली एजेंसी का पूरा नाम था ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन, ठीक है। लिख लेंगे इसको भी, महत्वपूर्ण है। ट्रांसपोर्ट एंड सप्लाई कोऑपरेटिव एसोसिएशन, ठीक है। तो ये इसका नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये नाम रखा गया, और उसके बाद 1912 का जब वर्ष आता है तो डीसी कॉलेट जो था आपका, एक डीसी कॉलेट था गढ़वाल में, ठीक है। गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर था। तो डिप्टी कमिश्नर कॉलेट जो था 1912 में डिप्टी कमिश्नर था ये कॉलेट। कॉलेट ने बोला यार जोध सिंह नेगी ने बहुत बढ़िया काम किया, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि आपका कुली एजेंसी का गठन हो गया है, और एजेंसी का गठन होने के बाद एजेंसी के बाद अपना फंड है, तो एजेंसी वही करती थी। ग्रामीणों की बारी थी, मान लीजिए गांव से 20 लोगों की बारी थी, गांव के 20 लोग नहीं गए, लेकिन वो गांव के 20 लोग क्या करते थे, प्रत्येक माह या साल में इस कुली एजेंसी में कुछ फंड जमा कर देते थे, जो भी उनका हिस्सा होता था, ताकि उनको लेबरी के लिए ना जाना पड़े, और ये एजेंसी उनकी जगह अन्य लेबरों को हायर करके ब्रिटिशर्स के लिए भेज दे, ठीक है। तो ये चीजें हुई, जिसकी वजह से 1912 में डिप्टी कमिश्नर कॉलेट ने कुली एजेंसी की तारीफ की थी, ठीक है। और गढ़वाल के अधिकांश क्षेत्रों में ये कुली एजेंसी गठित होने लगी थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप देखिए, लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ, कुछ ऐसे क्षेत्र भी थे गढ़वाल के जहां पर देखिए लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था, और नौगांव का क्षेत्र है गढ़वाल में, एक नौगांव क्षेत्र, गढ़वाल के नौगांव में भैया आपका केसर सिंह रावत जी, केसर सिंह रावत बहुत महत्वपूर्ण नाम है, क्यों है अभी बताऊंगा। केसर सिंह रावत जी ने देखिए आपका इस कुली बेगार आंदोलन को जीवित रखा, या कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत की। बोला कि उन्होंने जो कुली एजेंसी बनाई जा रही है, हम ही से पैसा लिया जा रहा है, और हमारी लेबरी जो मांगी जाती है उसी की एवज में पैसा लिया जा रहा है, कुल मिला के हमारे ही तो हितों का खिलवाड़ हो रहा है, ठीक है। हमारी लेबरी को बंद करने के लिए हमसे पैसा लेकर लेबरों को भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर पिस कौन रहा है, पिस तो आम जनता ही रही है ना, तो हर नागरिक को यह समझ में आने लगा था। तो केसर सिंह रावत जी ने नौगांव क्षेत्र में क्या किया था आपका, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यमकेश्वर में ठाकुर कुंदन सिंह ने विरोध किया था, यमकेश्वर पौड़ी, ठीक है। यमकेश्वर में कौन थे, ठाकुर, महत्वपूर्ण नाम है, याद रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ जाता है कहां पर किसने विरोध किया था, ठाकुर कुंदन सिंह ने, ठीक है। तो कुली बेगार का ठाकुर कुंदन सिंह ने विरोध किया था यमकेश्वर क्षेत्र में, नौगांव गढ़वाल में केसर सिंह रावत जी ने। और इसके बाद देखिए नौगांव में केसर सिंह का जो इन्फ्लुएंस था इतना ज्यादा हुआ कि चौथकोट की जो जनता थी इसमें, ठीक है, दक्षिणी गढ़ केसरी भी कहा जाता है, इसलिए दक्षिणी गढ़ केसरी की उपाधि दी थी उसमें केसर सिंह रावत जी को, ठीक है। दक्षिण गढ़वाल का केसरी, दक्षिण गढ़ केसरी किसको कहा,
केसर सिंह रावत जी को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ऐसे चक्राता छावनी में घटना हो जाती है, पंडित मुकुंद राम जी के नेतृत्व में बैलगाड़ियों ने सामान ढोने से इनकार कर दिया। ठीक है, कहां पे? चक्राता छावनी में। बहुत महत्वपूर्ण, देखिए चक्राता छावनी, यहाँ पर किसने विरोध किया था? विरोध आंदोलन को नेतृत्व किया था पंडित मुकुंद राम जी ने, मुकुंद राम। ठीक है, तो ये जो भी बैलगाड़ियों में सामान जाता था, फ्री में बैलगाड़ियां ले जाते थे ब्रिटिशर्स। बोला इस बार हम बैलगाड़ी नहीं देंगे, ना हम आपका सामान ढोएंगे। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर हो गई थी। क्लियर? तो इतना विरोध आंदोलन जैसे उत्तराखंड में घटित होने लगा था, इसके साथ साथ आपको पता है 1916 में जैसे ही कुमाऊं परिषद की स्थापना हो गई थी, तो उसके बाद 1920 में कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन होता है। चौथा अधिवेशन, ठीक है, कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन होता है। और ये कुमाऊं परिषद के चौथे अधिवेशन में कहां पे हुआ था? काशीपुर में। कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन कहां हुआ था? काशीपुर में। ठीक है, तो यहां पर देखिए साफ ये प्रस्ताव लाया गया कि कुली बेगार को समाप्त किया जाए। कुली बेगार समाप्त। ठीक है, सभी लोगों के द्वारा मीटिंग में, अधिवेशन में बोला गया 1920 का जो चौथा अधिवेशन हुआ था काशीपुर में। ठीक है, इसमें बोला गया कि कुली बेगार को समाप्त किया जाना चाहिए। और इसके बाद देखिए नागपुर का उस समय कांग्रेस का अधिवेशन भी था 1920 में। कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे दिसंबर में होते थे, तो नागपुर अधिवेशन के बाद बहुत से स्वयंसेवक क्या हुए? आपका उत्तराखंड की कुमाऊं धरती में आने लगे, जिससे इस आंदोलन को और ज्यादा बल मिला। ठीक है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 1921 से। ठीक है, एक चामी गांव था, चामी गांव में सभा हुई, चामी गांव में सभा की गई। और सभा करने के बाद फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि जो हमारा 14 जनवरी को मकर संक्रांति आएगी, इस मकर संक्रांति को बागेश्वर के सरयू तट पर हम क्या करेंगे? कुली बेगार के जितने भी रजिस्टर हैं उनको बहा देंगे और इस धरती से कुली बेगार प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उसमें कई किताबों में 40,000 लिखा, लेकिन वो सही डेटा नहीं है। 15,000 लोग थे उसमें, 15,000 लोग शामिल थे। डेट थी 14 जनवरी 1921, 1921। और इस ऐतिहासिक तिथि पर 14 जनवरी 1921 मकर संक्रांति के दिन मंदिर था, बागनाथ मंदिर का प्रांगण, बागनाथ मंदिर का प्रांगण था। ठीक है, नदी कौन सी थी? सरयू नदी, सरयू नदी। तो यहां पर देखिए आपका 15,000 लोगों ने एक नारा भी दिया था, स्वराज हुनैरछू, यानी कि स्वराज होने वाला है और अब हम कुली बेगार नहीं देंगे। क्योंकि देश में उसमें असहयोग आंदोलन भी आपका, अभी असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई देश में। ठीक है, तो यानी कि गांधी जी का इन्फ्लुएंस भी उसमें होने लगा था। और फिर हमारा जैसे कुली बेगार सफल होता है तो उसके बाद देश में असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत होती है, आप देखेंगे, है ना। 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू हो जाएगा, हालांकि बाद में बंद हो जाता है 2 साल बाद, जब चौरा चौरी वाली घटना घटती है। तो देश आजाद होने वाला है ऐसी खबर फैलने लगी थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि भी बन चुकी थी पहले से ही। तो यहां पर एक आंदोलन भी दिया गया था, स्वराज हुनैरछू। ठीक है, कभी क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि ये आंदोलन कहां पे दिया गया था? स्वराज हुनैर छू। ठीक है, ये आंदोलन, ये नारा जो दिया गया था कुली बेगार आंदोलन के दौरान दिया गया था। इसके बाद देखिए बागनाथ मंदिर में 15,000 लोगों की उपस्थिति में इस आंदोलन को लीड किया था किसने? बद्रीदत्त पांडे जी ने, बद्रीदत्त पांडे जी। ठीक है, तो बद्रीदत्त पांडे जी ने यहाँ पर भाषण दिया और उसके बाद कुली बेगार से संबंधित जितने भी रजिस्टर थे उन सभी को सरयू गोमती की धारा में बहा दिया। जहां पर सरयू और गोमती का संगम होता है वहीं पर हमारा बागनाथ मंदिर स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस नदी में इन रजिस्टरों को बहा दिया गया और उस समय जो वहां पर ब्रिटिश अधिकारी थे वो देखते रह गए, क्योंकि इतनी ज्यादा भीड़ थी और पुलिस बल जो था बहुत कम था। फाइनली क्या हुआ, यहाँ पर कुली बेगार, पूरे उत्तराखंड में लहर फैल गई कि कुली बेगार के लिए ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो लोगों का बोल सकते हैं जो कॉन्फिडेंस था, मोटिवेशन था, वो बढ़ गया और फाइनली लोगों ने कुली बेगार देना बंद कर दिया। हालांकि ऑफिशियल तौर पे कुली बेगार बंद नहीं हुआ था, 1923 में ये बंद हुआ था। ठीक है, कुली बेगार जो थी हमारी 1923 में समाप्त हुई थी, जब एक विधेयक लाया गया था औपचारिक तौर पे, औपचारिक तौर पर 1923 में समाप्त हुई थी कुली बेगार प्रथा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, रक्तहीन क्रांति इसको बुलाता है। उसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हम डिस्कस करेंगे। तो कुली बेगार आंदोलन यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि दुगड्डा में 1921 में ये क्रांति जैसे हो जाती है हमारी बागेश्वर में ना, 1921 जनवरी में बागेश्वर में जैसे क्रांति होती है, उसके कुछ दिनों के बाद 1921 में गढ़वाल के ककोड़ा खाल, ठीक है, गढ़वाल का जो ककोड़ा खाल था, यहाँ पर कुली बेगार का नेतृत्व किसने किया था? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने।
अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक है, ककोड़ा खाल गढ़वाल में। वहीं बात करें दुगड्डा में, 1921 में ही दुगड्डा में किसने प्रमोट किया था इस आंदोलन को, तो ये थे हमारे बैरिस्टर मुकुंदीलाल, ठीक है, मुकुंदीलाल जी ने दुगड्डा में इसको लीड किया था, ठीक है। चमेठा खाल प्राइमरी स्कूल से शुरू हुआ था, 30 जनवरी को ये शुरू हो गया था 1921 को, ठीक है। और इसके अलावा देखिए जो दुगड्डा में ही हमारा एक कुली बेगार संबंधी अधिवेशन भी या सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने की थी उसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दुगड्डा में 1921 में ही बेगार संबंधी आंदोलन के सम्मेलन की अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस के एक बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े लीडर पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने की थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वहीं बात करें पिथौरागढ़ जनपद में किसने लीड किया था, तो काली कुमाऊं से लेकर पिथौरागढ़ में भी लहर फैल चुकी थी कुली बेगार आंदोलन की, और सोर घाटी या पिथौरागढ़ में इस आंदोलन को लीड किया था किसने, प्रयाग दत्त पंत जी ने, प्रयाग दत्त पंत। कई बार क्वेश्चन बनता भी है कि उत्तराखंड की धरती में या पिथौरागढ़ की धरती में सबसे पहले आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो प्रयाग दत्त पंत जी को जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका कुली बेगार जो प्रथा थी वो समाप्त हो जाती है, और ब्रिटिशर्स जो थे वो देखे रह गए, क्योंकि इतना ज्यादा समर्थन इस क्रांति को मिल चुका था, इस मूवमेंट को मिल चुका था, और साथ ही लोगों की जो भीड़ उसमें जमा हो गई थी बागेश्वर में इस ऐतिहासिक दिन पे। तो अंग्रेज जो सरकार थी या उसमें जो गिने चुने सैनिक थे, पुलिस वाले थे, वो हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अन्यथा कुछ बड़ी घटना इस आंदोलन में हो सकती थी उसमें, लेकिन सब कुछ ठीक रहा और उत्तराखंड की धरती से फाइनली ये जो कलंक था वो समाप्त हो गया, ठीक है। अब देखेंगे कुली बेगार क्रांति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए कुली बेगार क्रांति जैसे सफल होती है तो इसको असहयोग आंदोलन की प्रथम ईंट ये संबोधित किया था किसने, स्वामी सत्यदेव ने, स्वामी सत्यदेव ने, स्वामी सत्यदेव ने इसको क्या बोला, असहयोग आंदोलन की प्रथम ईंट। रक्तहीन क्रांति किसने बोला था, तो रक्तहीन क्रांति बोला था महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने इसको रक्तहीन क्रांति बोला, क्योंकि इतनी बड़ी क्रांति सफल हो गई लेकिन एक भी बूंद खून का किसी का नहीं बहा था, कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई थी, इसलिए रक्तहीन क्रांति गांधी जी ने बोला। इसी बीच देखिए कुमाऊं के जो हमारे प्रथम कवि माने जाते हैं गिरीश तिवारी गौरदा, गिरीश तिवारी गौरदा ने एक कविता भी लिखी यहाँ पर, ठीक है, मुल्क कुमाऊं का सुन लिया यारो जन दिया कुली बेगार। तो ये रचना किसने लिखी थी, आपका गौरदा ने, ठीक है, गौरदा, गिरीश तिवारी गौरदा, ये आपको ध्यान रखना है। बद्रीदत्त पांडे जी ने इस घटना को या इस आंदोलन को लीड किया और इसके बाद इनको कूर्मांचल केसरी की उपाधि दी गई, ठीक है, कूर्मांचल केसरी की उपाधि मिली थी किसको, बद्रीदत्त पांडे जी को, इसी के बाद मिली, इस आंदोलन के बाद, ठीक है, कुमाऊं केसरी या कूर्मांचल केसरी, इसीलिए बद्रीदत्त पांडे जी को कहा गया, ठीक है। तो ये पूरी घटना थी भैया आपका कुली बेगार आंदोलन की, और फाइनली उत्तराखंड की धरती पर एक आंदोलन जिसकी पृष्ठभूमि बहुत पुरानी थी, देखा जाए मैंने आपको बोला कत्यूरी वंश से जो चली आ रही थी प्रथा, उसको बाद में कुप्रथा का रूप दिया गया, ठीक है, और कुप्रथा का रूप देने के लिए वही शासन का, सैनिकों का या सैन्य बल इसके लिए लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स की जो अनैतिकता थी या उनकी जो दमनकारी नीति थी उसने इस प्रथा को कुप्रथा बना दिया। तो फाइनली फिर लोगों का भी विरोध जाहिर होना इसमें था ही, मतलब जग जाहिर था कि लोगों का विरोध होगा ही, क्योंकि अगर आपके अधिकारों का बार बार हनन किया जाता है, आपकी मर्जी के बिना आपसे काम लिया जा रहा था, आपके घर में कोई भी इमरजेंसी हो, आपको किसी भी प्रकार की छूट इसमें अनुमन्य नहीं थी, अगर आना है तो आना है, जो नहीं आ पाया तो उसको जुर्माना ठोका जाता था। तो कहीं ना कहीं लोगों के मूल अधिकारों के साथ छेड़खानी हो रही थी, लोगों ने इसका व्यापक विरोध किया था और एक क्रांति ने जन्म लिया, फाइनली क्रांति सफल भी रही थी, ठीक है। तो ये पूरी घटना थी दोस्तों, जो कुमाऊं में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, कुली बेगार आंदोलन। अच्छे से आपको सब चीज समझ में आया होगा इसमें। बाकी आपको मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। हमेशा की तरह बोलूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।